हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो बिहार बोर्ड ने फाइनली इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 के लिए सभी विषयों का मॉडल पेपर जारी कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इसमें 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, जिसमें से आपको 35 का ही उत्तर देना है। तो चलिए बिना समय को गवाए सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, और यही पैटर्न जो है ना आपका मेन बोर्ड एग्जाम में भी रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि ओपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है। तो जो ओपेरॉन मॉडल है वह जीन नियमन प्रदर्शित करता है। जीन नियमन क्या होता है? तो प्रोटीन के निर्माण में जीन नियमन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसे ओपेरॉन मॉडल कहा जाता है। तो इस तरह से एक नंबर का जो राइट आंसर है वह बी हो जाएगा, जीन नियमन, जीन रेगुलेशन। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है। जो है ना, नर युग्मक से संयोजन करके कौन भ्रूणपोष बनाता है? तो जो सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है, द्वितीयक जो केंद्रक होता है वह भ्रूणपोष बनाता है नर युग्मक से संयोग करके। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। 2 का जो है ना आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, तीसरे नंबर का प्रश्न है कि जीवाश्म सामान्यतः पाए जाते हैं। तो जो जीवाश्म अर्थात जीव के अंश हैं वह हमेशा तलछटी चट्टान में पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, तलछटी चट्टान। उसके बाद 4 नंबर का प्रश्न है कि ओकाजाकी टुकड़े किस दौरान बनते हैं। तो जो ओकाजाकी टुकड़े हैं वह डीएनए के औसंतत द्विगुणन के समय बनते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, डीएनए के औसंतत द्विगुणन के समय जो है ओकाजाकी टुकड़े का निर्माण होता है। उसके बाद 5वां प्रश्न है कि मनुष्य के एंटीबॉडीज डैश के बने होते हैं। जो मनुष्य के एंटीबॉडीज हैं वह किसके बने होते हैं? तो जो मनुष्य के एंटीबॉडीज है वह ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, ग्लाइकोप्रोटीन। यहाँ पर आप इंग्लिश में भी दे सकते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन हो जाएंगे इसके राइट आंसर। उसके बाद 6 नंबर का प्रश्न है कि इनमें से कौन सा जलीय पौधा नहीं है। तो यहाँ पर एक शब्द है नहीं है। तो इसमें ट्रोफा भी है, निलंबो भी है और हाइड्रिला भी है। ये भी आपको पता है, लेकिन जो अकासिया है ये जो है ना ये जलीय पौधा नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, अकासिया, एकेसिया जिसको आप बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 7वां प्रश्न है कि टर्नर्स सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। तो सामान्यतः जो है ना 46 गुणसूत्र की संख्या होती है, लेकिन जब इसमें एक जुड़ जाएगा या एक कम हो जाएगा या बहुत सारा जो है ना घट बढ़ जाता है तो सिंड्रोम का निर्माण करता है। तो जो टर्नर्स सिंड्रोम होते हैं उसमें 45 गुणसूत्र की संख्या होता है, जिसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उसको अफीम प्राप्त होता है। तो जो अफीम है एक प्रकार से दवाई के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है जब सेफ डोज में आप लीजिएगा। तो जो अफीम है वह पेपेवर सोमनीफेरम से प्राप्त होता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर का प्रश्न है कि बी लिम्फोसाइट निर्मित होता है। ये पहले भी प्रश्न कराए हुए थे, जो है ना अगले बार भी ये प्रश्न पूछा गया था आपके सेंटअप एग्जाम में। तो बी लिम्फोसाइट निर्मित होता है, तो बी लिम्फोसाइट अस्थिमज्जा में निर्मित होता है, बोन मेम्ब्रेन में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। उसके बाद 10 नंबर का प्रश्न है कि मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था कौन सी होती है। तो जो मनुष्य में है प्लाज्मोडियम अवस्था, उसमें संक्रमण अवस्था होता है स्पोरोजॉइट जो है ना वह संक्रमण अवस्था होता है प्लाज्मोडियम का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, स्पोरोजॉइट। उसके बाद 10 नंबर का प्रश्न है कि टीआई प्लाज्मिड निम्नलिखित में किससे प्राप्त होता है। तो जो टीआई प्लाज्मिड है यह बेसिलस सबटाइलिस से निर्माण होता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा।
उसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर का प्रश्न है कि कराई जीन किस फसल को बाल कृमि से बचाता है। तो जो कराई जीन है यह जो है ना कपास को बाल कृमि से बचाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आपका। यहाँ पर देख सकते हैं आप ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो है ना कपास को जो है ना बाल कृमि से बचाता है कराई जॉन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। उसके बाद देखिए 14 नंबर का प्रश्न है कि समापन कूट क्या है। तो जो समापन कूट है वह UAA है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसे आप याद रख सकते हैं। उसके बाद है DNA कुंडली होता है। जो DNA कुंडली है वह कैसा होता है। तो DNA जो है ना वह हेलिक्स बनाता है, इसका डबल हेलिक्स इसका स्ट्रक्चर होता है। तो कुछ इस प्रकार से जो है इसका इसका जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से होता है। तो इस तरह से होता है। और जो यह द्विकुंडली है यह प्रति समांतर तथा पूरक बनाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, प्रति समांतर तथा पूरक बनाता है। उसके बाद 15 नंबर प्रश्न है कि अंडाणु के कोशिका द्रव में कौन सी संरचना नहीं होती है। तो उसमें राइबोसोम भी होता है, गोल्गी काय भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, लेकिन जो आपका सेंट्रोसोम है ये नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। फिर 16 नंबर का प्रश्न है कि प्रतिलेखन की क्रिया में कौन से एंजाइम की आवश्यकता होती है। तो जो प्रतिलेखन की क्रिया है उसमें कौन सा एंजाइम की आवश्यकता होगा। तो जब भी पॉलीमेरेज आ जाएगा इसमें तो DNA वाला तो होगा ही नहीं। जब भी प्रतिलेखन का बात किया जाएगा तो उसमें RNA पॉलीमेरेज होता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 17 नंबर का प्रश्न है कि कीटों तथा पक्षियों के पंख कहलाते हैं। तो कीटों तथा पक्षियों के अंक असमजात अंग कहलाते हैं। और यहाँ पर दो शब्द आता है, समजात अंग और असमजात अंग। समजात अंग उसे कहेंगे जिसका उत्पत्ति समान होगा लेकिन कार्य भिन्न भिन्न होगा, उसी को समजात अंग कहते हैं। लेकिन जो असमजात अंग होते हैं उसका देखिए दोनों का उत्पत्ति अलग अलग है, विभिन्न है, लेकिन उसका कार्य अलग है, मतलब कार्य समान है। जैसे कीट और पक्षियों का काम होता है उड़ना, तो उसका कार्य अलग है लेकिन उसके उत्पत्ति जो है पंख का उत्पत्ति वह अलग अलग है, जिस कारण से वो असमजात अंग के अंतर्गत आएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। उसके बाद है रिलॉक्सिन का शराब होता है। तो जो रिलॉक्सिन है उसका शराब जो है ना कॉर्पस प्लूटियम से होता है, कॉर्पस प्लूटियम से होता है। और जो है ना यह इसमें ए से भी होता है, अपरा से भी होता है। तो इसमें जो है ना ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़ी कर दिया गया है। यहाँ पर अगर ए डी रहता है तो आपको यहाँ पर राइट आंसर सी मार दे, क्योंकि इसमें गर्भावस्था के दौरान जो है ना अंत में इसका भी निर्माण हो ही जाता है। तो आप इसका राइट आंसर जो है ना आप डी ही लगाइएगा ऑप्शन के हिसाब से, नहीं तो अगर यहाँ पर अगर आप डी कर देते हैं तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। फिर उसके बाद 19 नंबर का प्रश्न है कि शुष्क अनुकर्मण में कौन सा अग्रणी है। तो शुष्क अनुकर्मण में जो है ना शुष्क मतलब सूखा स्थानों के लिए जो मतलब अनुकर्मण होता है वह होता है लाइकेन। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ए हो जाएगा लाइकेन। ये सहजीविता का भी उदाहरण देता है लाइकेन, ये भी पूछा जाता है कभी। उसके बाद 20 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में जल का भारी धातु प्रदूषक कौन है। तो जल का भारी धातु प्रदूषक आर्सेनिक भी होता है और निकेल भी होता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, दोनों ए तथा बी। फिर अंडोत्सर्ग होता है। तो अंडोत्सर्ग कहने का अर्थ होता है अंडाणु का उत्सर्जन। तो यह अंडाशय से भी इनका उत्सर्जन होता है, जो है ना अंडोत्सर्ग, इसमें अंडाशय से अंडाणु को निकल कर वह फिनोपियन नलिका में जाता है, इसी क्रिया को अंडोत्सर्ग कहते हैं। तो यह अंडाशय से भी होता है और लगभग ये 14 दिन के बाद भी 14वें दिन भी इसका उत्सर्जन होता है अंडाणु को। तो इसका राइट आंसर आपको डी लगाना है, दोनों बी तथा सी दोनों हो जाएंगे। उसके बाद 22 नंबर का प्रश्न है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि मनुष्य के लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो मनुष्य के मेल के लिए होता है आपका XY और जाके ये मेल के लिए हो जाता है, और फीमेल के लिए जो होता है वह होता है XX। तो ये दोनों लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, जो है ना ए एवं सी दोनों राइट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी आपका। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है
24 का है कि भ्रमणशील अनुवांशिक पदार्थ है, तो भ्रमणशील अनुवांशिक पदार्थ एंट्रॉन है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 25 नंबर का प्रश्न है कि पेरीपेप्टस संयोजक करी, जो पेरीपेप्टस संयोजक करी है वह है, तो यह आर्थ्रोपोडा एवं एनिलिडा के बीच होता है। यह दोनों जगत में पाया जाता है। पेरीपेप्टस संयोजक करी उनके बीच का करी होता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ह्यूगो डिवरीज ने प्रस्तावित किया, मतलब उन्होंने किस चीज़ का प्रतिपादन किया, आप इस तरह से बोल सकते हैं। तो इसमें प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम दोनों जो है वह किसने दिया था, तो मेंडल ने दिया था। मेंडल ने दिया था। और जाके प्राकृतिक चयन का सिद्धांत तो डार्विन ने दिया था, डार्विनवाद का सिद्धांत। तो इसमें जो सी है राइट आंसर हो जाएगा इसका, उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डिवरीज ने दिया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। उसके बाद 27 नंबर का प्रश्न है, ट्रांसजेनिक हीरोडीन निम्नलिखित में किससे प्राप्त किया जाता है, तो ये ब्रासिका नेपस से प्राप्त किया जाता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 28 नंबर का कि एंटमीमा हिस्टोलिका निम्नलिखित में से किस बीमारी का रोगजनक है, मतलब किस बीमारी का यह रोगजनक है, तो यह एमबीबीएस जो है ना एमीबियासिस नामक रोग का क्या है, तो ये रोगजनक है, मतलब उसका कारण है। एंटमीबा हिस्टोलिका से किस बीमारी, कौन सा बीमारी होता है, तो एमीबियासिस नाम की बीमारी होता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि एक पारितंत्र के ये दो घटक हैं, तो उसके पारितंत्र मतलब इकोसिस्टम के दो घटक होते हैं, एक जैविक घटक एक अजैविक घटक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, एक अजैविक घटक तथा एक जैविक घटक। जैविक मतलब जो सजीव है, सजीव चीज़ों को जैविक घटक कहेंगे, और जो निर्जीव है वह अजैविक घटक हो जाएंगे। फिर है प्रजनन में जिसमें युग्मक विलयन नहीं होता है क्या कहलाता है, तो जिसमें युग्मक विलयन नहीं होगा तो वह जो है ना कहलाएगा आपका अनिषेक अनिषेक कहलाएगा, अनिषेक जनन। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि सुपोषण इनमें से पाया जाता है, तो जो सुपोषण है यह झील में पाया जाता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। फिर है डायहाइब्रिड क्रॉस में F2 फिनोटाइपिक अनुपात होता है, तो डायहाइब्रिड पूछा गया और फिनोटाइप में पूछा गया इनका अनुपात, तो 9:3:1 होता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगर यहाँ पर फिनोटाइप है, अगर जीनोटाइप कहेगा तो आपका डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका जो है ना इसमें प्रश्न के अनुसार इसका राइट आंसर सी होगा, फिनोटाइप F2 का अनुपात है। उसके बाद 33 नंबर का प्रश्न है कि किस पौधे का जड़ नए पौधे को जन्म देता है, तो इसमें सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। दहलिया जो पौधे हैं उसके जड़ से एक नए पौधे का जन्म होता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। फिर 34 नंबर का प्रश्न है कि अंतःकवक मूल का निम्न में से कौन सा उदाहरण है, तो जो अंतःकवक मूल है उसका उदाहरण होता है ग्लोमस। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। फिर अम्लीय वर्षा का कारण है, तो अम्लीय वर्षा कब होता है, जब वायुमंडल में जो है ना SO2 हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सभी गैसों की मात्रा बढ़ जाती है। इसे चिमनी से निकलता है, बड़े बड़े उद्योग से निकलता है, वायु एक तरह से बोल सकते हैं वायु प्रदूषित हो रहा है। जब वायु प्रदूषित होता है तभी अम्लीय वर्षा होता है। उस वर्षा में जो अम्ल की मात्रा होता है, जैसे ताजमहल का ऋतु क्षरण हो रहा है, अम्लीय वर्षा के कारण ही हो रहा है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, वायु प्रदूषण। तो इस तरह से जो है ना आपका 35 प्रश्न क्लियर हो गया। और नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को 36 से लेकर 70 तक के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व कराने वाले हैं, छोटे छोटे 2 भाग में बांटकर इसका पूरा सॉल्यूशन देने वाले हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का कंटेंट आपको यहाँ पर मिलता है और हमेशा मिलता रहेगा। और लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा पाए। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।